हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो बेस्ड हैं मैग्नेटिक डाइपोल एंड अर्थ मैग्नेटिज्म में। यहाँ पे हम आज कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। ठीक है, जो पहला न्यूमेरिकल हम यहाँ पे ले रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक बार उसे रीड कर लेते हैं। जैसे कि दे रखा है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टन्स एंड रेडियस 0.4 मीटर carries a current of 12 ampere. Find magnetic field at the center of the coil and magnetic movement associated with it. आपको एक कॉइल दे रखी है, सर्कुलर कॉइल दे रखी है जिसके टर्न 100 है, जिसकी रेडियस 0.4 मीटर है, जो कैरी करती है करंट 12 एम्पियर का। आपको फाइंड करना है उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके कॉइल के सेंटर पे, और आपको उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी कैलकुलेट करना है जो उससे जुड़ा है। ठीक है, पहले इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने से पहले हम यहाँ पे एक बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि एक न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते हुए हमें किन बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहले जब आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन है किस चीज़ पर, एक किस पे बेस्ड है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, ये क्वेश्चन है उसमें सर्कुलर कॉइल मेंशन है और उसका मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब है कि ये बेस्ड है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये किस पे बेस्ड है? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सर्कुलर लूप भी कह सकते हैं आप, सर्कुलर कॉइल भी कह सकते हैं। इट्स बेस्ड ऑन यू सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ सर्कुलर कॉइल और लूप। ये पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन किस जेनरे या किस टॉपिक पे बेस्ड है। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट। आप जब आप थ्योरी करते हैं तो आप सेपरेट बुक भी बना सकते हैं जो जिसमें खाली आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे, जिससे कि आप उसे बार बार रिमेंबर करके, याद करके, जिससे कि आपने कभी ना भूलें। जैसे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला है किसका, सर्कुलर लूप का, वो इस प्रकार है, B इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन ए। यहाँ पर μ0 परमिटिविटी और फ्री स्पेस है, ए यहाँ पर रेडियस है, आई यहाँ पर करंट है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है जो सर्कुलर कॉइल के होते हैं। ठीक है, और उसके मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला है, उसके मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला है किसके, सर्कुलर कॉइल के, वो इस प्रकार है, और सर्कुलर कॉइल का इस प्रकार है एन आई ए, एम इक्वल टू एन आई ए। एन क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, आई यहाँ पर करंट है और ए यहाँ पर एरिया है। ठीक है, एरिया ऑफ द कॉइल। जैसे एक कॉइल होगा जो यहाँ पर फिलहाल 100 टर्न्स का है, इसका मतलब इसमें कितने टर्न्स हैं, ऐसे 100 टर्न्स हैं। ठीक है, उसका एक रेडियस भी होगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आप पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक बात हो गई कि अगर आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो उसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। मगर उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी क्वांटिटी आपको फॉर्मूले में दी गई है, आपको न्यूमेरिकल में दी गई है। ठीक है, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, देखते हैं कौन सी क्वांटिटी हमें दे रखी है। हमें दे रखा है सर्कुलर कॉइल में कितने हैं, 100 टर्न्स हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, एन से डिनोट किया जाता है। तो हमें कितने टर्न से रखें, 100 टर्न से रखें। ठीक है, यहाँ पे जो रेडियस है वो ए से डिनोट की जाती है, वो कितनी दे रखी है हमें, 0.4 मीटर। कितनी दे रखी है, 0.4 मीटर। ठीक है, हमें करंट कितना दे रखा है, आई इक्वल टू 12 एम्पियर। ये सब हमें गिवन है। सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें तो आपको पहले चेक करना है वो किस टॉपिक पे है। दूसरा आपको देखना है कि आपको उसके फॉर्मूले आते हैं, और फिर देखना है कौन सी क्वांटिटी आपको दे रखी है। जब आप फॉर्मूला रिमेंबर करेंगे
तो आपको एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सी क्वांटिटी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीज़ें काफ़ी हद तक सेम होती हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ की ये वैल्यू है, कौन सी की नहीं है। तो जब आप फॉर्मूला रिमेंबर करेंगे तो उससे आपको थोड़ा एक आइडिया, रफ़ आइडिया लग जाता है कि कौन सी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है कि ये सब एसआई यूनिट में हो। जब भी हम फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं वैल्यू, तो आपको ये चेक करना है कि यूनिट एसआई यूनिट में हो। अगर यहाँ पे किलोमीटर होता तो मैं पहले किस में चेंज करती, मीटर में चेंज करती। ठीक है, यहाँ पे अगर मिली एम्पेयर होता तो मैं एम्पेयर में चेंज करती। तो यहाँ पे पहले से स्टैंडर्ड यूनिट में दे रखा है, तो हमें यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला में इसे अप्लाई कर सकते हैं। पहला, क्योंकि हमें पहला पार्ट क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर ऑफ द कॉइल का। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है जो हमें जो हमें पता है इसका फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का एट द सेंटर ऑफ कॉइल क्या होता है, μ0/4 μ0/4 इंटू 2 Ni/A। यहाँ n की वैल्यू हमारे पास है, i की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू हमारे पास है, और ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सबको पता होती है। μ0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है 4 इंटू 10⁻⁻⁷। आप इसे अप्लाई कर लेंगे, या कई बार बच्चों डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं कि μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁻7 रखी जाती है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिमेंबर रखनी है, जैसे इन कांस्टेंट की वैल्यू, वो आपको बार बार कोई बताएगा नहीं, आपको ही वैसे नॉर्मली इसके क्वेश्चंस में ये कई बार यूज़ होगा, करते करते आपको याद हो ही जाएंगे इसकी वैल्यू। अब बी की हम पुट कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी पुट कर रहे हैं, जैसे कि हमारी ये वैल्यू हो गई 10⁻⁻7 μ0/4 की। ठीक है, 2 हमारा वैसे ही रखा जाएगा। पाई की वैल्यू आप 3.14 भी पुट कर सकते हैं। एन की वैल्यू आपकी 100 है, और आई की वैल्यू कितनी है, 12 है, डिवाइडेड बाय कितना है, 0.4। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे जैसे अगर सॉल्व करने में किसी प्रॉब्लम हो तो आप बेसिकली पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लें 3.14 से, कितना हो जाएगा, 2 4 जाए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ओके, 100 को 12 से, वैसे अगर आप वहाँ पे आपके अलाउ है कि आप वो यूज़ करें, क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर, तब तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्हें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन प्रॉब्लम है तो वो पार्ट वाइज कर सकते हैं, पहले छोटे छोटे पार्ट्स को शॉर्ट आउट करते हुए सॉल्व कर लें तो आसानी पड़ जाती। अब जैसे अगर मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना है तो मैं क्या करूँगी, ऊपर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ 4 से डिवाइड कर लूँगी, 4 3 जा 12। अब क्या हो गया, 3000। अब ये 3 0 है, प्लस में है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 10⁻⁻7 प्लस 3 कर दूँगी। ठीक है, मैं ये 3 0 को रिमूव कर रही हूँ, फिर ऑब्वियसली मेरा और शॉर्ट हो जाएगा 6.28 इंटू 3। ठीक है, अब ये तो और भी आसान हो गया। अब -7 से +3 किया गया तो कितना बचा, -4। कितना बचा, -4। 10 की वैल्यू क्या गई, 10⁻⁻4 कितनी आ गई यहाँ पे, इसकी वैल्यू 10⁻⁻4। और अब इसे मल्टीप्लाई किया तो 6.28 इंटू 3, 3 8 जा 24/2, 3 2 जा 6, 7 8, 3 6 जा 18। कितना आ गया हमारे पास, 18.84 इंटू 10⁻⁻4, 18.84 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इसको एक बार और थोड़ा यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, 18.84 इंटू 10⁻⁻4। अब स्टैंडर्ड वैल्यू में हमेशा क्या करते हैं, अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने 11th में पढ़े हैं तो खाली एक वैल्यू रखते हैं पॉइंट से बिफोर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और अगर मैं इधर मूव करूँगी तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू घटा रही हूँ ना, 18 बड़ा है, ये 1.884 बड़ा है, 18 बड़ा है, तो मैं घटा रही हूँ, तो यहाँ माइनस में एक वैल्यू और बढ़ जाएगी, -4 -1, तो कितना हो जाएगा, 1.884 इंटू 10⁻⁻5। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ मैंने बेसिक एक तरीके से आपको बता दिया कैसे ये कर सकते हैं आप। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रफ रीडिंग हम मारते हैं पहले, क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक इलेक्ट्रॉन है इन एन एटम
revolve around the nucleus in an orbit of radius 0.53 Armstrong. Calculate the equivalent magnetic moment if the frequency of revolution of electron is 6.8 into 10 की पावर 9 मेगाहर्ट्ज़। आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो एक एटम में रिवॉल्व करता है एक न्यूक्लियस के आसपास। जैसे अब मान लें कि न्यूक्लियस, और आपने स्ट्रक्चर तो पढ़ ही रखा होगा एटम का कई बार, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे एक बेसिक हमें क्लियर होगा कि सर्कुलर ऑर्बिट की बात हो रही है, मतलब सर्कुलर लूप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज मत हो कि ये एटम से रिलेटेड है तो हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि सर्कुलर लूप से रिलेटेड है, तो हम उसी से रिलेटेड फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, पहला क्वांटिटी हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस की वैल्यू कितनी आपको गिवन है, रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है आर की वैल्यू 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग। 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग ही रेडियस की एसआई यूनिट नहीं होती है, इसे हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -10 मीटर। 10 की पावर -10 मीटर, तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँगी 0.53 को किससे, 10 की पावर -10 से, जिससे कि वो एक मेरी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट हो गया वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है, कैलकुलेट करना है हमें इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन हमें कितना दे रखा है, 6.8 इंटू 10 की पावर 9 मेगाहर्ट्ज़। 10 की पावर 9 मेगाहर्ट्ज़। अब यहाँ पे भी हमें एसआई यूनिट में नहीं दे रखा, हमारी हर्ट्ज़ होती है फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। 1 मेगाहर्ट्ज़ में कितने हर्ट्ज़ होते हैं, ये चीज़ें आपको एक याद करनी पड़ेंगी, वरना इनके बिना आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू 10 की पावर 6 हर्ट्ज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15। जैसे 10 की पावर 9 + 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.8 इंटू 10 की पावर 15, 10 की पावर 15 हर्ट्ज़। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है, हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। हमें इसका फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे कि हमें आगे इस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, हमें क्योंकि एक इन क्वांटिटीज़ से कई क्वांटिटीज़ निकाली जा सकती हैं, पर अगर आपको आपकी मंजिल ही नहीं पता होगा तो आप कौन सी क्वांटिटी निकालें, इनसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले फॉर्मूला रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू क्या होती है एक सर्कुलर कॉइल की, मैंने कहा था ना सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, NIA। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की बात की गई है तो नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 ही होगा। अभी यहाँ पे n की वैल्यू तो 1 हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, एक ही टर्न है, तो m = IA। ए यहाँ पे क्या है, एरिया है, I करंट है। एरिया की वैल्यू क्या होती है किसी सर्कल की, πr²। ठीक है, हमें r की वैल्यू तो दे ही रखी है रेडियस की। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, I। तो हमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी मदद से हमें I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर आप करंट का बेसिक फॉर्मूला जानते हैं तो I क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कल है तो एक पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में टाइम पीरियड लगता है। ये तो इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है, जैसे स्पीड होती है उसमें 5 मीटर पर सेकेंड, ये इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है। तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो एक सर्कल को कंप्लीट करने में एक टाइम पीरियड लगता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज होता है, यहाँ पे E रख लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अब आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी = 1/टाइम पीरियड, तो ये फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, E × 1/T, तो ये हो जाएगा E × फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमें E की वैल्यू सबको पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.6 × 10 की पावर 19 कूलम। ठीक है,
वी की वैल्यू फ्रिक्वेंसी की हमें दे रखी है, कितनी है 6.8 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है, हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे आई की, तब हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये आप डायरेक्ट अपने एम की जब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे वहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। ठीक, एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट है हमारा क्या, आई इंटू ए, एन 1 है। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हम क्या रखेंगे, आई की जगह ई फ्रिक्वेंसी रखेंगे और ए की जगह पाई आर स्क्वायर रखेंगे। यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू रखेंगे जो है 6.8 इंटू 10⁻15 और पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर है 0.53 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप सारी ये मल्टीप्लाई वाली एक तरफ रख लें, 1.6 इंटू 6.8 इंटू 3.14 इंटू 0.53 इंटू 0.53 और 10 की वैल्यू एक साथ सॉल्व कर लें, 10⁻⁻19 प्लस 15 और यहाँ -20 हो जाएगा, 2 इंटू 10 20। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, माइनस का 39 प्लस 15 कितना बचेगा 24, माइनस का 24 और इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। आप मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हैं, 9.6 इंटू 10⁻⁻24, 9.6 इंटू 10⁻⁻24। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, अब एक तरफ करंट है, करंट की यूनिट क्या होती है एम्फेयर और एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी एम्फेयर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी एम्फेयर मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट each of length L and a pole strength M are placed at right angle to each other with the north pole of one touching the south pole of the other. Find the magnetic moment of the system. इसमें कह रहे हैं कि दो एक जैसे थिन पतले बार मैग्नेट है, हर किसी की लेंथ क्या है L है, दोनों की लेंथ L है, एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल से राइट एंगल पर है, टचिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। पहली बात है कि ये राइट एंगल टू ईच अदर है, दूसरी बात है कि एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल पे टच कर रहा है। हमने इसका डायग्राम को रीड ऑन कर लिया है। अब इसमें क्या पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, इस पूरे अरेंजमेंट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। ठीक है, ये राइट एंगल पे है दोनों मैग्नेट, तो अब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है, जो सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो हाइपोटेन्यूज अप्लाई करेगा, क्योंकि अगर आप पाइथो एक ट्रायंगल आपको पता होता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, एक ट्रायंगल का रिजल्टेंट क्या होता है, जैसे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज उसका रिजल्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो सिस्टम का रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक बनेगा वो उसका हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, जो एक सिस्टम बन जाएगा हमारा क्या N1S2, एक सिस्टम बन जाएगा N1S2। अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या होता है, एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर रूट करने पे तीसरी साइड आ जाती है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। N1S1 का स्क्वायर कितना होगा, L का की लेंथ कितनी है L, N1S1 का स्क्वायर, N2S2 का स्क्वायर कितना है L, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये S2 सॉरी, तो L स्क्वायर हो जाएगा तो 2L स्क्वायर। ठीक है, रूट में अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा √2L, ये N1S2 क्या हो जाएगा √2L। अब इसे निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी, अगर मैग्नेटिक मोमेंट की अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में थोड़ा कुछ पता है तो आपको पता होगा कि
कि ज़्यादातर आप जब डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक पोल की स्ट्रेंथ लेते हैं, एक पोल की स्ट्रेंथ लेते हैं उस सिस्टम के और मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसमें जो दोनों पोल की जो डिस्टेंस होती है उससे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों पोल्स जो N1 है और S2 हैं, दो पोल्स हैं जो हमारे सिस्टम के रिजल्टेंट हैं, उसकी डिस्टेंस कितनी है, √12 है। तो मुझसे उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ कितनी है, पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर हम सिंपली m लिख देते हैं क्योंकि m ही दे रखी है पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर, और हमारा ये डिस्टेंस कितना है, √12 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m√2l, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो बार मैग्नेट है, परपेंडिकुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। रिजल्टेंट उनका हैप्पीनेस होगा, इनकी डिस्टेंस हमने पाइथागोरस की मदद से कैलकुलेट कर ली, और पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे हमें एक m के रूप में दे रखा था वेरिएबल, तो हमने उसी को पुट कर दिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A short bar magnet has a magnetic moment of 0.24 joule per Tesla. Calculate the magnitude of the magnetic field produced by a magnet at a distance of 10 cm from the center of magnet on the axis of the magnet. यहाँ पे पढ़ने में क्वेश्चन कठिन लग रहा होगा, बट एक्चुअली ये बहुत सरल क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्मूले पता हो और आप रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये किसके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। पहला टॉपिक कौन सा है, किसका ये क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट क्या करना है। आप सबसे पहले देखिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो भी है आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और किसके द्वारा, अब बार मैग्नेट के द्वारा। इसका मतलब ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। तो आप रिकॉल कीजिए कि आपने थ्योरी में कुछ ऐसा पढ़ रखा है या आप ऐसा कोई फॉर्मूला जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट आपने पढ़ा। हाँ पढ़ रखा है, मगर इसमें आपने बेसिकली दो पढ़े होंगे, एक एक्सिस पर, एक इक्वेटोरियल पर, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आपको निकालना है, लास्ट लाइन में देखिए क्या लिखा है, ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। तो एक्सिस वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे जो होता है, एक्सियल वैल्यू वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपने उसके डेरिवेशन किए होंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है μ0/4π। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, 2m/r³। अब m यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, r रेडियस है, और ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू तो दे रखी है, कितनी है, 0.24 जूल पर टेस्ला, जो पहले से ही अपनी स्टैंडर्ड यूनिट पे है, ठीक है। आपको कुछ यहाँ पे चेंज नहीं करना। आपको रेडियस भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ रेडियस आपको स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं दे रखी, आंसर मिल जाएगा। μ/4π की वैल्यू हम पहले भी बता चुके कितना होती है, 10⁻⁻7। 2 × m की वैल्यू अभी हमने लिखी थी, कितनी है, 0.24। r की वैल्यू कितनी है, 0.1 का क्यूब। ये क्यूब वगैरह देख के कई बच्चे घबरा जाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली इसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप 3 बार लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे तो ये 1 है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से पॉइंट एक आगे बढ़ाऊँगी, ठीक है, तो क्या होगा, ऊपर प्लस में वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ना समझ में आए तो 1/10, जो यहाँ पे जाके 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 है तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 0 बढ़ जाएंगे, नीचे 1 हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगी, 10⁻³ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ 2 से 0.24 मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ, 2 4 जाए, 2 2 जा 4, ठीक है। 3 है, -7 है, -7 + 3 कितना होगा, -4, कितना हो जाएगा, -4। ये कितना आ जाएगा आपका, 0.48 10⁻⁻4। मगर आपको स्टैंडर्ड में वैल्यू कितनी होती है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से खाली एक ही होना चाहिए डिजिट पॉइंट से पहले, ठीक है। ये 0 डिजिट में काउंट नहीं होगा। तो अगर मैं पॉइंट को इधर मूव करूँगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 4.8 × 10⁻⁻5। अब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, तो यहाँ अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपका सॉल्व हो गया। ये डायरेक्ट
क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ डिस्कस करने वाला कोई बात नहीं थी, मगर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सॉल्व करने के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी एक बार रफ रीडिंग कर लेते हैं। क्या दे रखा है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज़ अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 0.2 जूल पर टेस्ला। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट at a distance of 8 cm from the center of the magnet on the equatorial line of the magnet। इसमें क्या दे रखा है, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, शॉर्ट बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना दे रखा है आपको, 0.2 जूल पर टेस्ला दे रखा है आपको, ठीक है। इसकी डिस्टेंस या आर आपको कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किस पर है, कौन से टॉपिक पे है, पहली बात मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट पे ही ये क्वेश्चन है, और कौन से इस पे है, इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो हम इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमें दे रखा है, कितना जो होता है बी इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है μ0/4 m/r³, μ0/4 m/r³। हमें m की वैल्यू दे रखी है 0.2 जूल पर टेस्ला, r की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। आपको पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर हम इसे मीटर में चेंज कर लेंगे 8/100 से डिवाइड करके, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.08 मीटर, ठीक है। हमें डायरेक्ट फॉर्मूले में ये वैल्यू अप्लाई करनी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट न्यूमेरिकल नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला आता है, सारी वैल्यू दे रखी है, μ0/4 की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। m की वैल्यू दे रखी है 0.2, और यहाँ पर इसकी दे रखी है r की वैल्यू का होल क्यूब।